तो महाराष्ट्र की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि महाराष्ट्र को नए सीएम और डिप्टी सीएम तो मिल गए हैं, बावजूद इसके उद्धव ठाकरे की कोशिशें जारी रही हैं, विधायकों के मुद्दे पर कोर्ट में गए हैं, विश्वास मत में शामिल ना हो सके लेकिन खारिज हुई है याचिका। झटका है एक और ये उद्धव ठाकरे के लिए। नहीं, देखिए, ये कोई एक अलग से घटना में नहीं देखी आपको। ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ है, ये इसका ऑर्केस्ट्रेशन दिल्ली से हुआ है। इसके मुख्य सूत्रधार दिल्ली में बैठे थे, जो आप जानते हैं कौन दिल्ली में बैठे थे। देवेंद्र फडणवीस जी बस दिल्ली मुंबई की यात्रा कर रहे थे, वहां से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, वहां पे सब व्यवस्था कर रहे थे, वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट ले रहे थे। और एक तरफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड्स की सूची दे रहे थे, और एक तरफ ये पूरी एजेंसी की डर से, वो रेड के डर से, एजेंसी के जो दबाव से, फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट से, कोई पद की लालच में ये सब ऑपरेशन हुआ है। अब देखिए, आप पहले जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का कैसे क्या रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट 11-12 जुलाई को सुनेगी, तो आपने, और डिस्क्वालिफिकेशन में कुछ भी फैसला हो सकता था, क्योंकि 13-14 विधायकों के खिलाफ हमने डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन की थी स्पीकर साहब के सामने, यानी डिप्टी स्पीकर साहब के सामने, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी नहीं सुनेंगे, 11-12 जुलाई को सुनेंगे, यानी पूरा समय दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फ्लोर टेस्ट परमिट कर दिया। अब फ्लोर टेस्ट में तो नंबर्स नहीं थे। हमारा ये कहना था कि ये जो डिफेक्शन हुआ है वो इंक्रीमेंटल है, धीरे धीरे हुआ है। जिस समय हमने डिप्टी स्पीकर साहब के सामने एक दरख्वास्त रखी थी, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते, और उसके बाद वो अब फिर ट्रस्ट वोट का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो नहीं होने दिया, और उसके पहली जल्दबाजी में ट्रस्ट वोट का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत आश्चर्य की बात है। उसके बाद देखिए, अब जब गवर्नर साहब के पास हम फिर गए कि देखिए 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है, और उसमें शायद ये निलंबित हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो अभी आप जल्दबाजी मत करिए स्वेरिंग की। लेकिन स्पीकर साहब ने नहीं किया। रात को 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे फडणवीस साहब मिले, और एकदम अगले दिन उन्होंने स्वेरिंग इन करा दी। अब एक बार स्वेरिंग इन होने के बाद फिर हम गए कि आप अब स्पीकर साहब का चुनाव वगैरह की प्रक्रिया कर रहे हो, उसके लिए भी रोकिए, 11 तारीख को क्या होता है देखिए। लेकिन अब क्या होगा कि उन्होंने एक इतवार का विशेष सत्र बुलाया है, और इतवार के विशेष सत्र में वो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। जब एक बीजेपी का कोई कोई एमएलए होगा, और जब बीजेपी का एमएलए स्पीकर बन जाएगा, तो डिप्टी स्पीकर की कोई अहमियत नहीं रहेगी, और फिर वो स्पीकर साहब उन सब का वो मामले खारिज कर देंगे, यानी बात खत्म हो गई। तो देखिए, विपक्ष के नाते, अब हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष के नाते हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, जो गैर कानूनी, जो गैर संवैधानिक चीजें हो रही है उसका हम उजागर करें। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, गवर्नर साहब के पास जाए। लेकिन अगर हमारी बात नहीं माने जाएगी तो कोई बात नहीं, देश की जनता देख रही है। बिल्कुल, आपने बीजेपी की बात की, तो चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता की चाहत नहीं थी। आज खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे की जो बगावत थी वो तो एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज थी। देखिए, ईडी एकनाथ शिंदे के अंदर काम करता है, और जो बाकी सब चीजें हो रही थी, आपने पता नहीं, आपके लोग बता रहे होंगे क्या क्या बातें हो रही है, फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट की बात हो रही है, क्या सब वो एकनाथ शिंदे जी कर रहे थे? ईडी उनके तहत चलती है। देखिए, ये सब एक तरफ से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव, दूसरी तरफ से कुछ और चीजें, और तीसरी तरफ से पद की ये लालच देना, ये सब चीजें होकर ये ऑपरेशन दिल्ली से चला है और पूरा हुआ है। अब देखिए, उन्होंने देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसका क्या कारण है? इसके कारण बहुत है। इनको सामाजिक समीकरण ठीक बैठाना है। एक मुख्यमंत्री मराठा समाज से मुख्यमंत्री देकर, और वेस्टर्न महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री देकर वहां पे अपना एक फुटप्रिंट जमाना है। और दूसरी बात है कि उनको शिवसेना को समाप्त करना है, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को समाप्त करना है। और उसके चलते मुंबई महापालिका का जो बीएमसी का चुनाव कुछ 2 महीने में होने वाला है, उसमें पहली बार भाजपा अपनी सत्ता
हथियाने की कोशिश कर रही है। तो ये मास्टर प्लान है और ये 2.5 साल तक जो भी समय बचा है उसमें शिंदे साहब को शायद रखेंगे, शायद नहीं रहेंगे, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस की इच्छा के विरुद्ध उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है क्योंकि वो सुपरवाइज कर सके जो उनके जूनियर रह चुके हैं एकनाथ शिंदे कि वो कैसे काम करते। क्या एकनाथ शिंदे को फ्री हैंड मिलेगा जब देवेंद्र फडणवीस जी उनके पीछे बैठ के काम देख रहे होंगे? ये तो देखिए, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है, मुंबई महापालिका को हथियाना, शिवसेना को खत्म करना, हिंदुत्व के वोटों का बंटवारा टालना और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ाना। ये उनकी रणनीति है। कोई बात नहीं, हम उसका पॉलिटिकल मुकाबला करेंगे, सड़क पे मुकाबला करेंगे और जैसे हमारा महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो कायम है, हम तीनों दल साथ में लड़ेंगे। ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल लड़ाई है, ये सिर्फ महाराष्ट्र हो रहा है ऐसे नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि राजस्थान में पता नहीं क्या करेंगे। और वो एक कांग्रेस मुक्त एक ये विचारधारा की बात कर रहे हैं और एक हमारा दुर्भाग्य से हमारा देश एक तानाशाही की ओर जा रहा है। वो एक लोकतंत्र के माध्यम से तानाशाही चुनेंगे अगर 2014 में कुछ अलग डिजाइन नहीं आए। बिल्कुल। आपने महाविकास आघाड़ी का जिक्र किया। पृथ्वीराज जी, आज उद्धव ठाकरे ने बयान में कहा है, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि शिवसेना का सीएम बना देते अगले 2.5 साल भी, तो महाविकास आघाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती? देखिए, बात यह है कि 2019 के नवंबर में बीजेपी और शिवसेना चुनाव जीत गई थी। हम विपक्ष में बैठने को तैयार थे, लेकिन एक उनमें अनबन बनी, एक मौका सामने आया, मौका हमने वी ग्रैब्ड इट। तीनों दलों ने उसी समय निर्णय लिया कि अगर भाजपा को रोकना है तो हम तीनों को साथ में आकर सरकार बनानी पड़ेगी। अगर शिवसेना और भाजपा में कोई झगड़ा नहीं होता तो उनकी सरकार बनी होती आज। पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बता, उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे शिवसेना का होता है या भाजपा का होता है, लेकिन वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उनमें आपस में टकराव हुआ, कहीं ना कहीं वादा खिलाफी हुई और हमें एक मौका मिला। अब उस मौके का हमने लाभ लिया, 2.5 साल हमने सरकार चलाई, भाजपा को रोका। अब देखिए, हम नहीं रोक सके क्योंकि ये सब संवैधानिक व्यवस्था जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे गवर्नर साहब हो, सब चीजें किस तरह से काम करी सब जनता देख रही है। अब हम विपक्ष में बैठ के रोकेंगे उनको। आखिरी सवाल सर, कि शरद पवार को नोटिस मिला है ईडी का 2004 के हलफनामे को लेकर, किस तरह की चिंताएं हैं आप लोगों में? देखिए, ये बिल्कुल किसी को ये पता नहीं है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स को कहा है कि सभी विधायकों को, सभी सांसदों को जिन्होंने पिछले 10-15 साल में चुनाव लड़ा, उनको इनकम टैक्स की नोटिस देके उनके आज की तारीख के उनकी क्या संपत्ति है उसको चुनाव कीजिए। मुझे खुद भी पिछले साल ये जानकारी मांगी गई थी इनकम टैक्स की तरफ से, हमने दे दिया। उन्होंने उस समय बताया था कि ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सभी की जांच हो। मुझे लगता है कि शायद भाजपा के सांसदों की भी इस तरह से जानकारी ली गई है। तो पवार साहब की भी जानकारी अगर ली होगी तो मुझे कोई आश्चर्य उसमें नहीं है। हाँ, ईडी की कार्रवाई जब होगी तब आश्चर्य होगा जरूर। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बेबाकी से आपने कई बातें हमसे कही हैं, इसके लिए वाकई में शुक्रिया।